मैं सत्यम कुमार श्रीवास्तव आपका सत्यम केमिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि 12th के स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है, मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रिया पढ़ा रहा था, जिसमें अभी तक बच्चों हमने 4 लेक्चर वीडियो भी अपलोड कर चुका था। ये 5वां लेक्चर वीडियो है। तो गाइज हम लास्ट जो लेक्चर है उसमें हम बता रहे थे कि कैसे हम अयस्कों से जो है ना क्या प्राप्त किए थे, तो धातु का ऑक्साइड, और धातु के ऑक्साइड से धातु को प्राप्त किए थे। और सबसे पहले हम लोग अयस्कों का क्या किए थे, सांद्रण किए थे। यानी कि हम पढ़ क्या रहे हैं बच्चों, तो धातु कर्मीय प्रक्रिया यानी अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया। तो इसमें हमने बताया था 4 प्रक्रिया, जिसमें फिर से आपको एक बार याद दिला देते हैं। जिसमें सबसे पहली प्रक्रिया था अयस्क का सांद्रण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द ओर्स। सेकंड था सांद्रित अयस्क का धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन, जिसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ऑक्साइड है ना इनटू मेटल ऑक्साइड। तीसरा जो प्रोसेस था क्या था बच्चों, कि धातु के ऑक्साइड का धातु में परिवर्तन यानी कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। और एटलीस्ट जब धातु प्राप्त कर लेंगे तो वो आखिरी चौथी प्रक्रिया होती है बच्चों, जिसको हम लोग कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स यानी कि धातुओं का शोधन। तो आइए बच्चों इसी टॉपिक से शुरू करते हैं। तो देखिए हमने क्या लिखा है, तो धातु कर्मीय विधि में सबसे लास्ट जो प्रोसेस है चौथा, उसको हमने लिखा है यहाँ पर रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, यानी इसको कहते हैं धातुओं का शोधन। तो देखो बच्चों धातुओं का शोधन क्यों किया जाता है, जैसे होता क्या है कि इससे लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने बताया था कि प्रद्रावण या वैद्युत अवकरण की प्रक्रिया के द्वारा क्या किया जाता है, तो सांद्रित जो अयस्क थे जिसको हम धातु का ऑक्साइड और धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त किए थे। यानी कि लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने बताया था कि धातु के ऑक्साइड से कैसे धातु प्राप्त किया जाएगा, तो उसमें प्रद्रावण या वैद्युत अवकरण विधि पढ़ाए थे। तो प्रद्रावण या वैद्युत अवकरण से प्राप्त धातु में क्या होता है बच्चों की कुछ अशुद्धियाँ रह जाती है, जिसमें कार्बन, सिलिकॉन है ना, इस टाइप के कुछ अशुद्धियाँ बच जाते हैं, सल्फर। तो इन अशुद्धियों को क्या होता है कि हमें दूर करना होता है, अलग करना होता है। तो इन अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, तो धातुओं का शोधन कहते हैं। क्या कहते हैं, धातुओं का शोधन। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो धातुओं का शोधन जो है बच्चों वो अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा किया जाता है। उसकी भी कुछ अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, जिन मुख्य प्रक्रियाओं के बारे में हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो अभी आप इसको जल्दी से नोट कर लें, इसके बाद हम धातु के शोधन की प्रक्रिया बताते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो है हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो धातुओं की जो शुद्ध करने की प्रक्रिया है, जिसको धातु का शोधन कहते हैं, उसमें जो सबसे पहली प्रक्रिया है उसका नाम है बाइल लिक्वेशन, जिसको कहते हैं द्रवण विधि द्वारा। तो द्रवण विधि क्या होता है बच्चों, तो इसमें सबसे पहले इसका हम देख लेंगे यहाँ पर क्या हमने लिखा है कि इस विधि के द्वारा वैसे धातुओं को शुद्ध किया जाता है जो आसानी से पिघल जाती हैं। यानी कि इस विधि का प्रयोग वैसे धातुओं के लिए किया जाता है बच्चों जो आसानी से पिघल जाए, यानी जिसको पिघलने के लिए बहुत ज़्यादा आपको टेम्परेचर की आवश्यकता न पड़े, है ना। और इसके लिए अशुद्ध धातु को हम लोग करते क्या है कि एक ढालनुमा भट्टी पर यानी एक भट्टी के ढलकाव पर रखकर गर्म करते हैं, जिससे धातु पिघलकर नीचे बह जाता है, जबकि अशुद्धियाँ ढलकाव पर ही रह जाती है। जैसा कि टीन धातु, यानी टीन धातु में आप इस प्रोसेस को उपयोग कर सकते हैं क्योंकि उसकी जो कह सकते हैं द्रवणांक है वो कम है। तो अब यहाँ पर देखिए, इसको हम चित्र से भी समझाए हैं। आप यहाँ पर चित्र देख रहे हैं, ठीक है। इस फिगर को आप देखिए, तो इस फिगर में आप देख रहे हैं कि इस तरीके से ट्रायंगुलर एक ढालनुमा भट्टी लिए हैं बच्चों। ये ढालनुमा भट्टी है, इसमें देखिए गर्म किया जा रहा है और यहाँ बीच बीच में एक एक स्टॉपर लगा हुआ है। स्टॉपर यानी कि अवरोधक। यह अवरोधक इसलिए लगा हुआ है कि जो अद्रवणशील अशुद्धियाँ होगी वो क्या होगी, जैसे यहाँ पर देखिए अशुद्ध धातु का चैम्बर लगा हुआ है, यहाँ से अशुद्ध धातु गिर रहा है, ये गर्म है, ये ढालनुमा जो है भट्टी क्या है, गर्म हो रहा है, गर्म है ना। तो इस पर जब अयस्क ये जो अशुद्ध धातु गिरा बच्चों, तो वो क्या हुआ, वो पिघलना शुरू कर दिया, लेकिन उसमें जो अशुद्धियाँ हैं वो नहीं पिघल रही है, वो अद्रवणशील है। जो कि आप देख रहे हैं इस ढालनुमा जो कह सकते हैं भट्टी पर जो अवरोधक लगा हुआ है, इससे वो घिर जा रहा है, उससे वो रुक जा रहा है। लेकिन जो धातु है वो तो पिघल जा रहा, तो वो पिघलते हुए कहाँ गिर रहा है, नीचे देखिए यहाँ रखे हुए कंटेनर में, जार में गिर रहा है। यानी कहने का मतलब है कि अशुद्धियाँ रुक जा रही है अवरोधक के द्वारा, लेकिन धातु जो है वो पिघल कर कहाँ चला जा रहा है, तो यहाँ पर लगे हुए जार में चला जा रहा है। और ये पिघली हुई धातु क्या है बच्चों, तो शुद्ध धातु है। क्या है, शुद्ध धातु है। यानी कि सबसे पहली प्रक्रिया है धातु को शुद्ध करने की, वह है द्रवण विधि।
और इस विधि में किया क्या जाता है कि अशुद्ध धातु की ढालनुमा भट्टी पर गर्म कर देते हैं, जिसमें अशुद्धियाँ नहीं पिघलती है वो अवरोधक के द्वारा रोक दी जाती है, और जबकि पिघली हुई धातु कहाँ पर जाती है, ढालनुमा भट्टी के सारे पिघलकर नीचे बह जाएगा और कंटेनर में जमा हो जाएगा। तो ऐसे धातुओं को शुद्ध किया जाता है द्रवण विधि के द्वारा। तो इसको आप जल्दी से नोट करें। तो स्टूडेंट अब देखिए, अब जो दूसरा प्रोसेस है धातुओं को शुद्ध करने की, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और इसको आपको काफ़ी ध्यान से पढ़ना है, याद भी रखना है। अक्सर क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। इसका नाम है बच्चों वैद्युत शोधन। क्या है? वैद्युत शोधन। इसको हम लोग कहते हैं वैद्युत शोधन द्वारा। तो वैद्युत शोधन क्या होता है बच्चों? तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लेड, निकेल, क्रोमियम, जिंक, एल्यूमिनियम, है ना, इत्यादि धातुओं को इसी विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। जो मेन मुख्य धातु हैं, जो बच्चों उपयोगी धातु हैं, वो सबसे ज़्यादा अगर शुद्ध होते हैं तो वैद्युत शोधन विधि के द्वारा शुद्ध होते हैं। ठीक है बच्चों। तो पहले इसकी प्रक्रिया जानेंगे कि इस प्रक्रिया होती क्या है। तो देखो बच्चों, इस प्रक्रिया में कहता क्या है कि अशुद्ध धातु का एनोड और उसी धातु का शुद्ध रूप का हम कैथोड बनाते हैं। ठीक है। और करते क्या बच्चों कि जो एनोड और कैथोड है इसको हम लोग इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। तो इन इलेक्ट्रोडों को उसी धातु के लवणीय विलयन में डाल देते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो धातु को शुद्ध कर रहे हैं बच्चों, उसी धातु का विलयन होना चाहिए, है ना, लवण वाला विलयन, ठीक है, या अम्लीय विलयन होना चाहिए। उसमें डुबा देते हैं किसको? एनोड और कैथोड, यानी दोनों इलेक्ट्रोड को। और अब क्या करते हैं तो उस विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। किसके थ्रू? तो एनोड और कैथोड को बैटरी से जोड़ देंगे, है ना, एनोड को बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ देंगे, कैथोड को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ देंगे। और तब क्या करेंगे तो उसको एक तरह से वैद्युत अपघटनीय सेल का डायग्राम दे देंगे और वैद्युत अपघटनीय सेल की तरफ से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो उसका विलयन जो होगा, जिस विलयन में एनोड और कैथोड को डुबाया गया है, वो क्या हो जाएगा? आयनीकृत हो जाएगा, यानी कि आयन में चेंज हो जाएगा। जिससे क्या हो जाएगा कि धातु जो आयन है वो कैथोड पर जमा हो जाएगा और जो अशुद्धियाँ होगा वो तो आयन बनेगा नहीं, इसलिए वो कहाँ चला जाएगा? विलयन में। लेकिन विलयन में जाएगा, लेकिन विलयन में घुलेगा नहीं, ये ध्यान रखना है, विलयन में नहीं घुलेगा। तो कहाँ जाएगा? तो एनोड प्लेट है ना, अशुद्ध धातु, अशुद्ध धातु क्या है? एनोड प्लेट के रूप में। तो एनोड प्लेट का जो गंदगी होगा, जो अशुद्धि होगा, वो एनोड प्लेट के नीचे बैठ जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एनोड मड भी कहते हैं। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए बच्चों हम एक डायग्राम बनाएंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे जिससे ये क्लियरली समझ में आ जाए। तो इसके लिए देखो बेस्ट एग्जाम्पल देते हैं, जैसे अशुद्ध तांबा का वैद्युत शोधन करके हम आपको दिखाते हैं। क्या करते हैं? तो इम्प्योर कॉपर को हम प्योर करके दिखाते हैं इस विधि के द्वारा। तो हम किए क्या बच्चों? सबसे पहले इम्प्योर कॉपर को यानी इम्प्योर यानी अशुद्ध तांबा का एनोड ले लिए। एनोड यहाँ पर यानी बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा हुआ होगा, और शुद्ध तांबा का क्या ले लिए? कैथोड ले लिए। ये बैटरी के किस ध्रुव से जुड़ा हुआ होगा? ऋण ध्रुव से जुड़ा हुआ होगा। ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। और यहाँ देखिए विद्युत धारा हमने लिख दिया है, यानी बैटरी से इसको विद्युत धारा मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए क्या होगा, और इन दोनों इलेक्ट्रोडों को, जो एनोड और कैथोड है, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं? तो देखिए डुबाए हुए हैं किसमें? तो तांबा का हम वैद्युत शोधन कर रहे हैं, तो तांबा का ही लवणीय अम्लीय विलयन है, कॉपर सल्फेट का विलयन है ना, इसमें हम क्या किए? इसको डुबा दिए हैं। तो देखो बच्चों प्रोसेस क्या होता है कि जैसे ही विद्युत धारा इससे पास होता है तो विलयन में जो भी तांबा का आयन है, जैसे कहने का मतलब क्या है कि ये विलयन में जैसे ही करंट पास होगा तो ये CuSO4 क्या होगा बच्चों? तो टूट जाएगा। किस में टूटेगा? अपने आयन में टूटेगा। यानी CuSO4 टूटेगा Cu+2 आयन और SO4-2 आयन में। तो ये जो Cu2+ आयन है बच्चों, ये Cu2+ आयन किस पे जाके जमा होगा? क्योंकि ये प्लस आयन है, और प्लस आयन किस पे जाके जमा होगा? तो माइनस प्लेट में होगा जमा। और जब ये माइनस प्लेट पे जमा होगा तो विलयन में Cu2+ की मात्रा क्या होगा? घटेगा। तो अब आपको लगेगा कि विलयन में फिर Cu2+ आएगा कहाँ से? तो आएगा क्योंकि ये अशुद्ध तांबा का जो आपने एनोड लिया है, ये जब क्या होगा, तो ये जब अपघटित होगा करंट के द्वारा, तो इसमें से Cu2+ आयन कहाँ चला जाएगा? तो विलयन में चला जाएगा। और यही विलयन में जो है ना Cu2+ आयन को बैलेंस रखेगा। यानी विलयन का आयन किस पर? कैथोड पर। और ये जो एनोड का आयन जो बन रहा है कॉपर का, वो किस पर जा रहा है? तो एनोड का जो कॉपर आयन है वो जा रहा है विलयन में, और विलयन का कॉपर आयन जाकर यानी कि कैथोड पर जमा हो रहा है। तो डबल स्टेप है, ध्यान दीजिएगा। इसी चीज़ को हम यहाँ रिएक्शन से समझा रहे हैं, नोट कीजिएगा। जैसे हम देखिए एट एनोड पहले लेते हैं, हम एनोड पर दिखाते हैं आपको क्या होता है। तो अगर एनोड पर की प्रक्रिया देखें तो एनोड पर देखिए जो Cu जो है यानी जो कॉपर है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ये क्या कर रहा है? ऑक्सीकरण कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। ये भी चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है कि एनोड इलेक्ट्रॉन का हमेशा क्या करता है? तो त्याग करता है, ठीक है। डायरेक्शन भी देख रहे हैं, यहाँ डायरेक्शन में भी है,
और कैथोड हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ग्रहण करता है, जो कि आप देख रहे हैं डायग्राम में हमने बनाया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर Cu जो है, जो ये इम्प्योर कॉपर है, क्या है, इम्प्योर कॉपर है। तो ये इम्प्योर जो कॉपर है ये क्या होता है, तो आयनीकृत होता है, और ये आयनीकृत होकर अपना इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और क्यूप्रिक आयन में चेंज हो जाता है। इसी आयन की बात कर रहे हैं बच्चों कि ये आयन कहाँ चला जाता है, विलयन में चला जाता है प्लेट से टूटकर। और जो विलयन का आयन है फिर वो कहाँ चला जाता है, तो वो कैथोड प्लेट पे जाकर जमा हो जाता है। यानी कि अब हम आएंगे एट कैथोड। अगर हम एट कैथोड यानी कैथोड पर की बात करें तो कैथोड पर क्या होता है बच्चों, तो कैथोड पर ये होता है कि ये जो कॉपर आयन गया हुआ है कैथोड पर, कौन, Cu2+, ये जो क्यूप्रिक आयन गया हुआ है ये क्या होता है, तो जैसे ही इस पर जमा होगा तो देखिए इधर से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो कहाँ आ रहा है, इसी प्लेट पे आ रहा है। तो वो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, और ग्रहण कर लेगा तो 2+ और 2- क्या हो जाएगा, कैंसिल, सिर्फ क्या बच जाएगा, कॉपर। तो ये जो कॉपर सिर्फ बचा है बच्चों, ये हो गया प्योर कॉपर मेटल। ये जो है आपका 99.9% प्योर है, क्योंकि यहाँ देखिए कॉपर जो इम्प्योर था वो तो आयन में चेंज हो गया, उसकी अशुद्धियाँ कहाँ चली गई, यहाँ देखिए नीचे बैठ गई, यानी आयन में बन गया, और इसकी जो अशुद्ध है वो यहाँ नीचे बैठ गया है, जिसको हम लोग एनोड मड कह रहे हैं। तो बच्चों ऐसे हम लोग क्या करते हैं, तो किसी धातु को वैद्युत शोधन की विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, उसको शुद्ध करते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया वैद्युत शोधन की है, जिसको आप एक बार अच्छे से नोट कर लेंगे, है ना। और इसके बाद फिर हम आपको आगे नेक्स्ट प्रोसेस बताते हैं बच्चों, तो इसको आप नोट करो। तो देखो स्टूडेंट, अब इसके बाद थर्ड प्रोसेस जानेंगे धातुओं को शुद्ध करने की। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और इसका नाम है जोन रिफाइनिंग। क्या है, जोन रिफाइनिंग, प्रक्षेत्र शोधन। कहता क्या है, इस विधि के द्वारा जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरोन, इरिडियम, है ना, इत्यादि धातुओं को क्या किया जाता है, शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है। और इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है बच्चों, यानी कि कह सकते हैं कि प्रक्षेत्र शोधन मुख्य रूप से उपधातुओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जितने भी देख रहे हैं, चाहे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, चाहे बोरोन है या इरिडियम है, सबके सब क्या है, उपधातु हैं। और इन धातु को शुद्ध करने के लिए क्या किया जाता है, तो प्रक्षेत्र शोधन का उपयोग किया जाता है। तो प्रक्रिया क्या कहता है, तो इस प्रक्रिया में शुद्ध धातु को पहले गर्म करके पिघला लिया जाता है, ठीक है। फिर पिघली हुई अशुद्ध धातु को ठंडा किया जाता है, और तब शुद्ध धातु पहले क्रिस्टल में अलग हो जाता है, जबकि अशुद्धियाँ द्रवित अवस्था में ही रह जाती है। यानी कि सीधा सीधा कह सकते हैं बच्चों, ये प्रोसेस क्या है कि पहले हम अशुद्ध धातुओं को गर्म करेंगे, उसके बाद वो पिघली अवस्था में चल जाएगा अशुद्धि के साथ, और जब आप उसे ठंडा कीजिएगा तो उसमें से शुद्ध धातु ही जो है ना क्रिस्टल के रूप में जमा होगा, यानी रवा के रूप में जमा होगा, और बाकी अशुद्धियाँ उस द्रवित अवस्था में ही रह जाएगा। तो ये कहने का मतलब है बच्चों कि इसको फिगर से भी समझ सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर 3 पार्ट में बांट दिए हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट, अलग अलग जोन में। पहला जोन में देखिए अशुद्ध धातु का छड़ है, इसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म करेंगे। तो कहाँ चला जाएगा, गर्म करने के बाद पिघली हुई क्षेत्र में, पिघली हुई धातु में। इसमें साथ में पिघली हुई धातु के साथ क्या अशुद्धियाँ भी हैं, ठीक है, यानी पिघली हुई धातु प्लस अशुद्धियाँ कह सकते हैं। अब क्या हो रहा है बच्चों, तो इसके बाद जो है देखिए, जब इसे हम क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। क्या करेंगे, अब ठंडा करेंगे। तो ठंडा करेंगे तो क्या होगा, इसमें से शुद्ध धातु क्रिस्टल के रूप में जमा हो जाएगा, और अशुद्धियाँ इसी अवस्था में रह जाएगा। तो इसको अलग अलग जोन में बांट कर किया जा रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है बच्चों, प्रक्षेत्र शोधन। तो प्रक्षेत्र शोधन क्या होता है, इसको हमने क्लियर किया, इसको आप जल्दी से नोट कर लेंगे। और एक लास्ट प्रोसेस है जो बताते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे जो अब लास्ट प्रोसेस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों विधि अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जो आपको हम बताने जा रहे हैं। और ये है विधि आपका वेपर फेज रिफाइनिंग। इसको हम लोग कहते हैं वाष्प अवस्था में शोधन। क्या कहते हैं इसको, वाष्प अवस्था में शोधन। यानी कि इस प्रक्रिया में किया क्या जाता है बच्चों, तो इस विधि में यही किया जाता है कि धातु को एक वाष्पशील यौगिक में चेंज किया जाता है, और उसके बाद उसको शुद्ध विघटित करके यौगिक को हम लोग शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट विधि है, जिसमें पहला है मॉन्ड विधि और दूसरा है वान आर्किल विधि। दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखना है, मॉन्ड विधि से हम निकेल धातु को शुद्ध करेंगे, और वान आर्किल से टिटेनियम धातु को शुद्ध करेंगे। तो सबसे पहले मॉन्ड प्रोसेस पे आते हैं। तो कहता क्या है कि इस विधि में धातु को एक वाष्पशील यौगिक में परिवर्तित कर अपघटित करने पर शुद्ध धातु प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए इसमें किसको लिया है, निकेल धातु को। तो निकेल धातु को क्या कर रहा है, 333 केल्विन और 353 केल्विन ताप के बीच गर्म करते हैं, किसके साथ, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, ताकि एक वाष्पशील यौगिक बने। कौन सा, निकेल कार्बोनिल, NiCO4 बनता है, ठीक है बच्चों।
अब कहता है क्या है कि जिसे हम पुनः 453 केल्विन से 473 केल्विन ताप के बीच अगर गर्म करते हैं तो यह अपघटित होकर शुद्ध निकेल धातु हमें प्रदान करता है। तो इसकी अभिक्रिया देखिए क्या है, कहता है यहाँ पर अशुद्ध निकेल है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इस टेम्परेचर पे गर्म कर रहा है, एक वेपर फेज वाला यौगिक बना रहा है, गैसियस स्टेट वाला यौगिक बना रहा है ना। क्या बना रहा है, निकेल टेट्रा कार्बोनिल। और इसको फिर हम इस टेम्परेचर पे यानी 453 से 473 केल्विन ताप के बीच गर्म कर रहे हैं। तो कार्बोनिल जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनकर बाहर निकल जा रहा है और शुद्ध निकेल धातु आपको प्राप्त हो रहा है। तो कहने का मतलब है बच्चों कि इसमें यही करते हैं हम लोग, क्या शुद्ध निकेल को कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ गर्म किए हाई टेम्परेचर पे, ताकि एक वाष्पशील यौगिक बन जाए निकेल टेट्रा कार्बोनिल, और फिर उस वाष्पशील यौगिक को हमने अपघटित कर दिया तो हमें शुद्ध धातु मिल गया और अशुद्धियाँ जो है वाष्प बनकर बाहर निकल गया। तो दूसरा जो विधि है, मॉन्ड विधि के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट विधि है वो है वान आर्केल विधि, वान आर्केल मेथड। कहता क्या है, इस विधि में हम लोग अशुद्ध टिटेनियम धातु को शुद्ध करते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, शुद्ध टिटेनियम को आयोडीन के वाष्प के साथ, इसमें आयोडीन के साथ प्रक्रिया दोनों सेम है बच्चों, एक ही डायरेक्शन में होता है, दोनों वेपर फेज रिफाइनिंग है। लेकिन इसमें क्या करते हैं हम लोग, अशुद्ध टिटेनियम को आयोडीन के साथ, है ना, क्या करते हैं 523 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, जिससे हमको टिटेनियम टेट्रा आयोडाइड बनता है। और इस टिटेनियम टेट्राआयोडाइड को टंगस्टन एक धातु है जिसको हम लोग वुल्फ्रम कहते हैं, W से संकेत देते हैं। ठीक है, सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला धातु है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसकी टिटेनियम टेट्राआयोडाइड को टंगस्टन के ऊपर प्रवाहित करते हैं, किस पे, 1700 केल्विन ताप पर। तो हमें क्या मिलता है, जो अशुद्ध टिटेनियम है वो शुद्ध टिटेनियम में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि शुद्ध टिटेनियम बनाता है। इसके लिए देखिए यहाँ पर हमने लिखा है रिएक्शन, अशुद्ध टिटेनियम प्लस आयोडीन 523 केल्विन ताप पर क्या बन रहा है, टिटेनियम टेट्राआयोडाइड बन रहा है। और इसको हम W वुल्फ्रम टंगस्टन के ऊपर 1700 केल्विन ताप पर प्रवाहित किए तो ये प्योर टिटेनियम मेटल में, यानी प्योर टिटेनियम मेटल यानी प्योर टिटेनियम शुद्ध धातु में चेंज हो गया और आयोडीन वेपर फेज में बाहर हो जाता है शुद्धि के साथ। तो बच्चों वान आर्केल मेथड और मॉन्ड प्रोसेस दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दोनों को काफ़ी ध्यान से पढ़ेंगे और याद भी रखेंगे, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको जल्दी से आप नोट कर लेंगे। तो बच्चों आज के लेक्चर वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे हम अशुद्ध धातुओं को शुद्ध करते हैं ना, अशुद्ध धातुओं को शुद्ध करने की प्रक्रिया के बारे में, जो कि आपको इसमें खासकर जो पहला विधि था वो द्रवण विधि था, है ना, जिसके बाद दूसरा जो विधि था वो वैद्युत अवकरण था, इसके बाद जो तीसरा विधि था वो प्रक्षेत्र शोधन था, और चौथा जो विधि था वो क्या था, वेपर फेज रिफाइनिंग, इसको कहते हैं वाष्प अवस्था में शोधन। तो बच्चों इन चारों प्रक्रियाओं को काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा, चारों इंपॉर्टेंट प्रक्रियाएं हैं, अक्सर इससे कंपिटिटिव एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में सारे में क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको आप पढ़ेंगे और इससे कोई भी प्रॉब्लम्स होगा तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डालेंगे, जिसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट लेक्चर वीडियो या कमेंट बॉक्स में ही दे दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।